नमस्कार साथियों, मैं देवर्षि सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आज हम लोग लेके आ गए हैं बिजनेस स्टडीज का तीसरा लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में पहला चैप्टर पूरा कवर कर लिया था, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपने उसमें सब चीज़ें बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा बच्चों। दूसरे लेक्चर में आपने दूसरे चैप्टर का क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ा अच्छे से। ठीक है, आप लोगों ने उसमें 14 प्रिंसिपल में क्या क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पिरिट, डिकॉप्स, ऐसे करके 14 प्रिंसिपल आपने पढ़े। तो आज की जो क्लास है हम लोग की, वो किसकी है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उसमें थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये क्लास क्या है? टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्लास है। ठीक है, हम लोग पहले ये जानेंगे कि हेनरी फ्यूल और टेलर के जो दो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे जो हमारे हेनरी फ्यूल साहब थे, वो जो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, वो पूरे मैनेजरियल अप्रोच से दिए। ठीक है, उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए, वो पूरा एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट को सोच के दिया। ठीक है, बट जो हमारे टेलर जी थे, ठीक है, ये इंजीनियर थे। क्या थे ये? माइनिंग इंजीनियर थे। ये याद कर लीजिए, ये क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे। तो ये हर चीज साइंटिफिकली, हर चीजों को साइंटिफिकली करने के बारे में बोला। ठीक है, हर चीज के पीछे साइंस, मैनेजमेंट को साइंस से जोड़ने के चीजों को सोचा। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो एफ डब्ल्यू टेलर साहब थे, वो ग्रास रूट लेवल से, नीचे से उठ के, ठीक है, नीचे से उठ के नीचे वाले लेवल के वर्करों के बारे में सोच के, क्योंकि वो खुद नीचे से उठ के एक ऊपर पोजीशन में गए थे। ठीक है, उन्होंने नीचे से सोचा। ठीक है, ग्रास रूट लेवल सोचा। ठीक, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप लोग बता सकते हो कि अप्रोचेस का? उनका क्या था? मैनेजरियल अप्रोच था, बट इनका क्या है? साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनके जो प्रिंसिपल्स थे टेलर साहब के। इनका पूरा नाम सबसे पहले जानते हैं। इनका नाम क्या है? फेडरिक विंसलो टेलर। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यही है, F.W. टेलर। ठीक है, ये क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे बच्चों। ये क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने, इनका जो अप्रोच था वो लो लेवल वर्कर्स को लेके जाता था, लो लेवल वर्कर्स को लेके ज्यादा था। ठीक है, ये F.W. टेलर साहब की जो थी इंजीनियरिंग, ये माइनिंग इंजीनियर थे बच्चों। ठीक है, लो लेवल वर्कर्स को लेके जा रहा था, और हर चीजों को इन्होंने साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिकली सोचा। साइंटिफिक मैनेजमेंट को साइंटिफिकली लिंक करने के बारे में सोचा और बोला। ठीक है, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है बच्चों, कितने प्रिंसिपल? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रिंसिपल दिए इन्होंने? 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, 4 प्रिंसिपल दिए और कुछ टेक्निक्स दी हैं। ठीक है, फ्यूल साहब ने सिर्फ 14 प्रिंसिपल दिए, बट इन्होंने 4 प्रिंसिपल और कुछ टेक्निक्स दी कि कैसे उस जो प्रिंसिपल है उसको कैसे कराया जाए, कैसे फॉलो कराया जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स दी। वो आज की क्लास में हम लोग इनके पूरे प्रिंसिपल और इनके टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसके फादर थे ये? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। बट फ्यूल क्या थे? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो उन्होंने कहा कि कैसे साइंटिफिक में कोई भी चीज कराने के लिए आपको बेस्ट वे में करें, और सबसे सस्ते वे में, मतलब सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीके से अगर आपका काम करा लेते हो, उसी को उन्होंने बोला कि आपका जो मैनेजमेंट है ऐसा साइंटिफिकली सोच रहा है, साइंटिफिकली कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है? प्रिंसिपल्स। यही जो मेन चीजें हैं ये हमारे चैप्टर की, ये सबसे मेन चीज, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं? 4 प्रिंसिपल। कितने? 4, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला, लाइन से पहले नाम देख लेते हैं। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या है? रूल ऑफ थंब नहीं है। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तीसरा क्या है?
कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप सब चीजें लिखते रहिए, या आपके जो नोट्स है पीछे दिख रहा है सब लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। बस आप क्लास में अटेंटिव होकर सुनिए। अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, अपने वर्कर्स का उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे डेवलप करना, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स थे, ठीक। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कोई भी काम करने का, जो आपने पास्ट में जो भी काम किया उसका एक किसी तरीके से किया होगा, वही तरीका आप इस टाइम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। हमेशा जो तरीका, जिस तरीके से आप काम करते आए हो, जो भी पास्ट में आपने अप्रोच रखी है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि आज के करंट सिचुएशन में भी उसी तरीके से सेम रिजल्ट आए। जो सेम पिछले मैनेजर पे आपने रूल अप्लाई किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस मैनेजर पे भी सेम रिजल्ट उसी रूल से आ जाए। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब चीजों को देख के समझ के तब चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने यही कहा, रूल ऑफ थंब मतलब कि पास्ट में कोई भी चीज जैसा हो रही हो सेम उसी तरीके से ना करके आप साइंटिफिकली कोई चीज सोचो। जैसे कि जसप्रीत बुमराह है, डेथ हो स्पेशलिस्ट, आज वो उसका दिन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, रूल ऑफ थंब, जैसे रोहित क्या करेगा, रूल ऑफ थंब अगर अप्लाई करेगा तो ये सोचेगा कि जसप्रीत तो हमेशा डेथ ओवर में अच्छा फेंकता है, आज भी फेंक लेगा। बट अगर हम रेशनली सोचें, साइंटिफिकली सोचें, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, आज जसप्रीत का दिन अच्छा नहीं है, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रूल ऑफ थंब है, हर चीज को साइंटिफिकली सोचना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Decisions will be based on scientific analysis, not in hit and trial methods। कि जो भी सारे डिसीजन होंगे वो साइंटिफिक एनालिसिस करके होगा, नॉट कि हिट एंड ट्रायल। कोई भी चीज आप आए, अब अपने मन से सोचा, उठा, अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सब चीजों को आप डिसीजन को साइंटिफिकली एनालिसिस करके तब डिसीजन लोगे, ठीक है बच्चा। और ये हो गया पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये हार्मनी नॉट डिसऑर्डर, हार्मनी क्या है बच्चा, ये पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव मतलब अच्छा टर्म है, डिस्कॉर्ड मतलब एक दूसरे का निगेटिव टर्म है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रहेगी तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेके आएगा, बट डिस्कॉर्ड रहेगा तो ये लोग एक दूसरे को बाइकआउट करेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। तो इन्होंने यही कहा, हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप चीजों को, आप ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी लाइए, प्यार लाइए, ठीक है। एक दूसरे के प्रति अच्छा थिंकिंग रखिए, डिस्कॉर्ड नहीं, आप एक दूसरे को बाइकआउट नहीं करिए, ठीक है। इसमें जनरली इनका क्या था कि लोगों, जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का वर्कर्स के प्रति क्या अप्रोच है और वर्कर्स का मैनेजमेंट के प्रति क्या अप्रोच है, दोनों एक दूसरे को लाइक करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट वर्कर को नहीं पसंद कर रहा है, वर्कर मैनेजमेंट को नहीं पसंद कर रहा है, तो इससे चीजें क्या होंगी, लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े रहेंगे, एक दूसरे को विरोध करेंगे, डिस्कॉर्ड करेंगे, बाइकआउट करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी लेके आनी है, एक दूसरे के प्रति अच्छा थिंकिंग रखना है, ठीक है। तो इसी में एक टर्म आता है बच्चा लोग, मेंटल रिवोल्यूशन। आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंटल रिवोल्यूशन। आप लोग से पूछ सकता है कि मेंटल रिवोल्यूशन किसका पार्ट है, किस प्रिंसिपल का पार्ट है, तो आप लोग क्या बताओगे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट है। कैसे, आप इसमें क्या करोगे, मेंटल रिवोल्यूशन करोगे, इंप्लॉइज का मैनेजमेंट के प्रति और मैनेजमेंट का इंप्लॉइज के प्रति, एक दूसरे के माइंडसेट चेंज करोगे। क्योंकि इंप्लॉई, आप लोग कहोगे मैनेजमेंट आपका इंप्लॉई का अच्छा चाहता है, आप लोग अच्छे से काम करोगे तो मैनेजमेंट भी आपके लिए खड़ा रहेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोच लेके आना, उसी को कहते हैं हम लोग मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रमोट्स अ कोऑपरेटिव एंड हार्मोनियस इन्वायरमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोई भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन गोल में कोऑपरेटिव और हार्मोनियस इन्वायरमेंट, एक मिला जुला इन्वायरमेंट, मतलब जहां पे मतभेद ना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वैसा इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बच्चा। ये हो गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है बच्चा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ऐसा कहने का मतलब क्या है, कोऑपरेट, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या लाओगे, कोऑपरेशन लाओगे, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपने बारे में सोचोगे, ऐसा नहीं है। आप सबसे क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे, सबसे मिलजुल के रहोगे, सब हर चीजों से कोई भी गोल रहेगा, अपना गोल कोऑपरेट करोगे, पर्सनल गोल को नहीं सोचोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो लोगों को आपको कोऑपरेट करना, इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ अपना नहीं सोचना है। मान लीजिए किसी आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है,
आपका कोई कलीग है, साथी है आपका, आप जिसके साथ काम कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई काम पड़ा और उसको कोई उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई या उसको अचानक कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो आप ऐसा करोगे कोऑपरेट कि हाँ जा भाई, तू चला जा, मैं मैं तेरा काम देख लूंगा, क्योंकि वो तेरा काम भी इंपॉर्टेंट है, मैं तेरा काम देख लूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रखोगे तो क्या होगा, कोऑपरेट किया आपने, इंडिविजुअलिज्म नहीं सोचा। अगर आप इंडिविजुअलिज्म सोचोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, अरे वो जाए, उसका काम है वो देखे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी इफिशियंसी भी कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी नहीं अचीव होंगे, ठीक है बच्चा। क्या लिखा है, इंकरेज कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम वर्कर्स, ठीक है। सबसे कलेक्टिव एफर्ट्स और सबसे सजेशन लेके चलना, ठीक है। अगला क्या है बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ इफिशियंसी, इसमें पूरा लिखा नहीं है, बट होता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी ऑफ, ठीक है, एंड देयर प्रॉस्पेरिटी, मतलब अपने वर्कर का उनका बेस्ट निकालना, उनको उनको ऐसा डेवलप करना कि उनकी जो बेस्ट छुपी हुई हिडन क्वालिटीज हैं उनको वो देख के निकल के आए, ठीक है बच्चा। वही है डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी। क्या कह रहा है, फोकसेस ऑन द इनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉइज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अपने एम्प्लॉइज को मैक्सिमम मैक्सिमम उनको उनकी एफिशिएंसी के खिलाफ उनके एफिशिएंसी के बारे में बताना, कितना अच्छा वो कर सकते हैं, ठीक है। उनको उस तरीके पे डेवलप करना कि उनका बेस्ट निकाला जा सके। जैसे आपका कोई हिडन टैलेंट होगा, आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, कभी कभी मजे के लिए करते हो, आप शौक के लिए कर देते हो, बट क्या हुआ, आपको कोई किसी ने देखा, ऐसा ड्राइंग टीचर मान लो किसी ने देखा या कोई भी देखा, वो आपको मोटिवेट करे और आपकी इफिशियंसी जो आपके अंदर कला है उसको और निखार के लेके आए, ताकि आपका बेस्ट आप उसको और अच्छे से निखार के और आगे बढ़ सको। ये होता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चा, ठीक है। तो ये चार प्रिंसिपल्स हैं, चारों प्रिंसिपल आपको नाम से याद होनी चाहिए। सबका कीवर्ड्स की मेथड्स क्या है, आप अगर कोई चीज देखो, एग्जाम ये ऐसा है ना बच्चा कि आप रट के कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब याद कर लिया, उसके बाद सिर्फ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड याद कर लिया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म याद कर लिया, बट आपको उसका मतलब ही नहीं पता, ठीक है। देखिए बिजनेस में आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि बिजनेस में कोई भी चीज क्या आती है, ऐसे तो बहुत सिंपल है, बट इसलिए अगर सिंपल है तो इसका मतलब कि बच्चे अच्छे नंबर पाते होंगे, नहीं। बट बिजनेस क्या करता है कि आपको सीधा रटा रटाया आंसर नहीं देता, आपको केस स्टडी देता है, ठीक है। एक केस बनाता है, उसके बाद आपको उसको आंसर करना, आपको केस को समझना होगा। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखोगे कि कौन सी चीज का क्या मतलब है, कौन सी चीज का क्या मतलब है, उस कहना क्या चाह रहा है, उसकी मीनिंग क्या है, किस लिए है, क्या उसका कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है, तब तक आप केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से सीयूईटी एग्जाम में जो बीकॉम का होगा, उसमें आपको चीजों को मीनिंग समझनी होगी, क्रक्स समझना होगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप पूरा 11th पढ़ो, पूरा 12th पढ़ो, उसके बाद पूरा रिवीजन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में सिंपल वे में एक क्रक्स जो समझना होगा आपको, जो क्रक्स है, जो कीवर्ड्स है, वो बताते चलेंगे, ठीक है। ऐसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें बताया कि कोई भी काम करने का एक हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे, कोई भी काम करने को साइंटिफिकली सोचेंगे, पास्ट में जो चीजें हमारे लिए हुई जरूरी नहीं वो प्रेजेंट में भी हो। हार्मनी और डिस्कॉर्ड में यही बताया कि मेंटल रिवोल्यूशन करते हैं, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के प्रति, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट के प्रति, ठीक है। तीसरा क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका भी एग्जांपल बताया मैंने कि आप कलीग में एज अ कलीग होके सोचो कि आपका कोई दोस्त हो, आप नहीं आ पाया कि होमवर्क, मान लीजिए आपके दोस्त है, वो होमवर्क पहुंचाना है या कुछ कॉपी पहुंचानी है, वो कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, तू भाई आके मेरे घर से लेके जा, देखते जा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उसका भी काम हो जाए। अगर आप अपने सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो वो इंडिविजुअलिज्म कहलाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्या है, किसी भी वर्कर का उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी की में डेवलप करना, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, देखिए टेक्निक्स, ठीक, टेक्निक्स है। आपको मैं टेक्निक्स में पढ़ाने से पहले इसका बताता हूँ कि टेक्निक्स क्या होता है। टेक्निक क्या था कि जो प्रिंसिपल्स थे उसको कैसे किया जाए, कैसे फॉलो किया जाए, कैसे फॉलो अप कराया जाए, तो उसके तरीके बताए फ्यूल जी, सॉरी, एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। इसमें आपको क्या है, देखिए इसको मैं एक चार्ट बता के आपको बना के बता देता हूँ। देखिए
फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन कौन होता है बच्चों? लोअर लेवल के वर्कर होते हैं। फोरमैन रिलेटेड टू, याद कर लो क्या, लोअर लेवल। ठीक। फंक्शन, इन्होंने क्या बोला कि फंक्शनल फोरमैनशिप, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फैक्ट्री हो, एक फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड, एक फैक्ट्री है उसके दो पार्ट में की, एक फैक्ट्री है उसमें क्या चीजें होंगी, या तो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जो चीजों को प्लान करेगा, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या बना दिया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, ठीक है, जो प्रोडक्शन के पूरी चीजों को देखेगा फंक्शनल फोरमैनशिप में। ठीक है, इन्होंने क्या किया देखिए, दो कैटेगरी में, पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन। ठीक है, प्लानिंग और प्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें चार, फर्दर चार चीजें हैं। देखिए प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर चार, सबसे पहले डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, दूसरा है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट कार्ड क्लर्क, तीसरा है बच्चों टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, ये है हमारा चार। इन्होंने क्या बोला कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसमें दो फैक्ट्री को दो पार्ट में बांट दिया, पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें पहला क्या है, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, तीसरा रूट कार्ड क्लर्क, चौथा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइन से याद करना है, आपको बस ये याद करना है कि कौन सी चीज किस में आती है, कौन सा प्लानिंग डिपार्टमेंट में आता है और किसका क्या काम है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी चार लोग हैं। पहला, इन्होंने चार बॉस बना दी, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, और रिपेयर बॉस, फिर गैंग बॉस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चार इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिए। देख लीजिए, आप लोग इसको लाइन से लिख लीजिए। आपको एक चार्ट बना के कोई चीजें पढ़ते हो तो बेसिकली क्या होगा, एक जगह पे चीजें समझ में फटाफट आ जाती हैं। ठीक है, आपको नोट्स में क्या होगा कि सब चीजें लिखी हैं, आपको बनाना पड़ेगा कौन सा किसके अंडर है, तो एक फ्लो चार्ट बना के देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप फटाफट इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर मैं सबका कीवर्ड बताता हूँ, क्या किसका काम है, किसका क्या मतलब है, ठीक है, और कैसे आपको चीजें याद करनी है, कौन सा किसके अंडर आएगा, उसका मैं एक निमोनिक भी आपको बता दूंगा। निमोनिक मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी बड़ी चीज है, मतलब 7-8 टर्म्स हैं सबके एक एक है, तो कैसे आप सबका नाम लाइन वाइज कैसे याद करोगे, कैसे कौन सी चीज क्या है, तो क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको, कोई लॉन्ग टर्म को शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, उसको कहते हैं निमोनिक्स। ठीक है, तो इसका निमोनिक भी बताऊंगा ताकि आपको सबको याद हो जाए। ठीक है, अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, डिसिप्लिनेरियन, इसका काम क्या होता है बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में क्या हो, डिसिप्लिन बना रहे, डिसिप्लिन का काम सारा कौन देखता है, डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, दूसरा
इंस्ट्रक्शन क्लर्क ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होंगे इंस्ट्रक्शन देना, लोगों को निर्देश देना, कैसे काम कोई होगा उसके बारे में कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब कि वे ऑफ द डूइंग, कैसे काम किया जाएगा, वो तरीका, सीक्वेंस, हाउ द वर्क विल बी डन, द सीक्वेंस ऑफ द हाउ द वर्क विल बी डन, ये कौन बताएगा, रूट क्लर्क। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, में क्या बताएगा आपको कि कोई भी काम करने में कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, ये चारों आपको नाम याद कर लीजिए, और चारों का मतलब क्या है, कौन क्या कर रहा है, डिसिप्लिन का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखना। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शन देना, चीजें काम कैसे काम करवाना, दिशा निर्देश देना। रूट क्लर्क का मतलब कि हाउ द वर्क विल बी डन, कैसे किस सीक्वेंस में काम होगा, कैसे वे पाथ क्या होगा काम करने का। और चौथा क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कहेगा बच्चों, कि आपको कोई काम करने में कितना टाइम लग रहा है और दूसरा कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, ये कौन बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्होंने 3 बॉस बनाए। ठीक है, बॉस मतलब कि चीजों को जब काम होगा तो देखने के लिए कौन होना चाहिए, सुपरवाइज करने के लिए एक बॉस होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले लाइन से पढ़ते हैं, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम करना क्या होगा, कोई भी काम फटाफट कराना, कितने जल्दी से जल्दी कोई भी काम हो, वो कौन देखेगा, स्पीड बॉस देखेगा। दूसरा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या काम क्या होगा, ओ शिट, इंस्पेक्टर का काम होगा कि क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो आपके क्वालिटी लायक है कि नहीं, स्टैंडर्ड लायक, जैसा आपने क्वालिटी देना चाहा, जैसा आप क्वालिटी बताते हो कि आप देते हो वैसा है नहीं, वो कौन देखेगा, क्वालिटी। रिपेयर बॉस क्या देखेगा, कि कोई भी काम अगर मशीनरी खराब हो रही है तो जो एम्प्लॉयज रहेंगे किसको बताएंगे, जाके रिपेयर बॉस को। ठीक है, कि हाँ ये काम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये चीजें मशीनरी खराब हो गई हैं, आप लोग बनवा दीजिए, कोई भी काम बनवाने। और गैंग बॉस हर चीज को सुपरवाइज करना और देखने का काम करता है। ठीक है, ये बच्चा ये हो गया इस दोनों डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसको याद कर लीजिए, डर्ट, DIRT, डर्ट मतलब गंदा। प्लानिंग, देखिए आप प्लानिंग हमेशा क्या करते हो बच्चे, गंदा करते हो, अच्छे से नहीं कर पाते, जो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो ऐसा प्लान, कि हम ऐसा 20 घंटा पढ़ेंगे, 30 घंटा पढ़ेंगे या 12 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा एग्जीक्यूट नहीं, तो डर्ट। ठीक है, गंदा प्लान। प्लान क्या है, गंदा। प्लान के अंदर याद कर लो क्या, डर्ट, D से डिसिप्लिनियन, I से इंस्पेक्टर, R से रूट, T से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, मिट गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगले में क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में याद कर लिए, सर। सर को क्या बोलते हैं, कि जैसे मैं सर हूं, सर को सर जी। ठीक है, थोड़ा इज्जत देने के लिए आप लोग क्या बोलिए, सर जी। ठीक है, आप तो बेसिकली सर ही बोलते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलो, सर जी। सर जी से बोलोगे तो आपको प्रोडक्शन का काम याद हो जाएगा। सर से, S से स्पीड बॉस, I से इंस्पेक्टर, R से रिपेयर बॉस, G से गैंग बॉस। ठीक है, इन सबका निमोनिक है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डर्ट, याद करने के लिए फर्स्ट से, और इसका सर जी। ठीक है, ये हो गया बच्चा। ठीक, अब अगला, ये फोरमैनशिप हमारी कंप्लीट। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट जितने भी टेक्निक्स है और भी पढ़ लेते हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बस इसमें बाइफर्केशन पूछता है, कौन किसके अंडर आता है और किसका क्या काम है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट से समझा दिया। अब मैं क्या करूंगा, आपको फटाफट ठीक है, दिख रहा है, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कह रहा है, डिवाइड सुपरविजन इनटू, एक मिनट एक मिनट, डिवाइड सुपरविजन इनटू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सुपरविजन को 2 पार्ट में बांट देना, प्लानिंग डिपार्टमेंट में और सुपरविजन प्लानिंग और प्रोडक्शन में। स्पेशलाइजेशन इंश्योर्ड बाय अपॉइंटिंग फंक्शनल फोरमैन, और दोनों डिपार्टमेंट में एक सबके एक एक फोरमैन। ठीक है, ऊपर सुपरविजन करने के लिए फोरमैन रख देना। ठीक है, पहला क्या है, प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज
प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या है वही मैंने बताया, उसके अंडर कौन कौन आते हैं वही मैंने बताया। देखिए पढ़ लेते हैं क्या फटाफट। द प्लानिंग इंचार्ज ओवरसीज द प्री प्रोडक्शन फेज, ensuring the smooth coordination of tasks required for efficient production. Each role under this category focuses on specific aspects of planning and organizing. ये क्या कह रहा है, प्लानिंग में देखिए आप कोई चीज प्लान करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या क्या करते हो, कोई भी चीज अगर आपको करना है तो कोई भी चीज आप क्या करते हो पहले प्लान करते हो। तो वही कह रहा है कि ये प्री प्रोडक्शन फेज है, प्रोडक्शन करने से पहले का फेज है, उसमें आप क्या करोगे कि प्लान करोगे कोई भी काम कैसे होगा, लोगों आपस में लोग कोऑर्डिनेट करके रहें, हर चीज मतलब हर चीज की प्लानिंग करना आप, ठीक है। जैसे आपको सीयूटी एग्जाम क्रैक करना है तो प्रोडक्शन में क्या करोगे आप, प्रोडक्शन में आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने से पहले क्या करोगे आप प्लान करोगे, ठीक है। तो प्लान में आप चीजों को कोऑर्डिनेट करोगे कि कैसे पढ़ाई होगा, कैसे बुक्स आएंगे, कहाँ से मटेरियल्स आएंगे, ये सब प्लानिंग का फेज है, ठीक है। अब प्लानिंग के अंदर चार बताए थे मैंने फॉर्मेट, ठीक है। क्या क्या थे, रूट क्लर्क, ठीक है, रूट क्लर्क, डट याद है प्लानिंग में, डट डट का आर रूट, द रूट क्लर्क, the root clerk is responsible for the determining the sequence of operation required to manufacture a product। ये क्या बताता है कि सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी सामान बनाने का सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी काम करने का पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा। मैंने आपको सब चीजें बता चुकी है, बस आपको ये चीज नोट करना है, लिखना है। सबसे पहले इसका कीवर्ड क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, एनालाइजिंग द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिसाइडिंग द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रूट, क्या बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका। दूसरा, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड रूटीन शीट्स, कैसे काम होगा उसका, शीट्स क्या होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, ठीक है। इंश्योरिंग ऑप्टिमल वर्क फ्लो टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन टाइम, कि कोई भी वर्क फ्लो ऐसा करना है कि प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट क्या हो हमारा कम लगे। तो बस इसमें आपको इतना याद करना है, कोई भी काम करने का सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, कैसे काम होगा, किस सीक्वेंस किस वे में होगा, ठीक है। ये रूट क्लर्क का काम है। अगला क्या है बच्चा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस रोल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डिटेल्ड वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर शॉप फ्लोर वर्कर, ठीक है। ये क्या, इंस्ट्रक्शन देना, इसका काम क्या है बच्चा, इंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर शॉप फ्लोर वर्कर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या क्या है, चीजें क्या क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन देना वर्कर्स को, ये इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। देखिए क्या क्या लिखा है, पढ़ लीजिए फटाफट। डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन कार्ड्स दैट प्रोवाइड्स क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस होंगी काम करने की, मशीनरी कहाँ पे है, कैसे कौन सी मशीनरी होगा, क्या उनसे फीडबैक लेना, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फोकस ऑन ट्रैकिंग द कंट्रोलिंग प्रोडक्शन टाइमलाइंस एंड एक्सपेंसेस, क्या कितना टाइम लगेगा काम करने में और कितना एक्सपेंस आएगा उस पर ट्रैक करता है कौन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अगला क्या है, उसकी ड्यूटीज दी हैं, क्या करता है कि कितना प्रोडक्शन टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट है, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, ठीक है, टाइम और कॉस्ट, ठीक है। ये सब चीजें आप पीछे में क्लास बता चुका हूँ, बस उसको कीवर्ड्स को याद रखो, इतना याद करने, आपका बोर्ड्स नहीं है कि आपको लिखना है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप अपनी चीजें, जहां पे आप अपनी प्रतिक्रिया अपनी चीजों को व्यक्त कर सको, लिख सको, वो होता है सब्जेक्टिव। आप जहां बायस्ड हो सको, कुछ चीजों के बारे में बता सको, वो होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑप्शन बेस्ड पेपर होते हैं उसमें उसमें जितना ऑप्शन दिया उसी में आप कुछ भी खेल कर सकते हो, उसके अलावा अपना आप बना नहीं देखते। तो इसीलिए एक तरीका है कि आपको बस कीवर्ड्स याद करें जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्या है, डिसिप्लिनेरियन, इंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोडक्शन एरिया, क्या होता है, वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ठीक है। अगला क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या आ गया, गैंग बॉस, ठीक है। गैंग बॉस का काम क्या है, द गैंग बॉस सुपरवाइज द ग्रुप ऑफ वर्कर्स इंश्योरिंग परफॉर्म द टास्क इफिशिएंटली। मैंने बताया था कि सारा काम का देख रेख कौन करेगा, सबको सुपरवाइज कौन देखेगा, कौन, गैंग बॉस, ठीक है, ताकि जो काम हो इफिशिएंटली होता रहे, काम चलता रहे, ठीक है। असाइनिंग वर्क्स, सबको काम देना, सबको बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना, ठीक है, गैंग बॉस का काम है। ये गैंग का बॉस नहीं है आपकी, ये कोई आपने कोई लीड ग्रुप बना दी हो, आपका गैंग हो मारपीट करने वाला, ये उसका बॉस नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो गैंग है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ग्रुप लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रोडक्शन का काम अच्छे से स्मूथली से हो, एफिशिएंटली हो, उसके लिए, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या है, द स्पीड बॉस कोई भी काम को तेजी से करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल प्रोडक्शन स्पीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, कि क्वालिटी ऐसा काम करो कि आपका काम क्या हो, तेजी से हो,
ठीक है। बट ऐसा करने के चक्कर में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो कि आपको कोई प्रोडक्शन काम फटाफट देना है, आपको कहीं से ऑर्डर मिल गया कि हाँ आपको 50 शर्ट्स बनाने हैं, बढ़िया, विद इन 2 आवर्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे में बना रहे हो 50 शर्ट्स, लेकिन उसके चक्कर में अपनी क्वालिटी, बेकार क्वालिटी का शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। स्पीड बॉस का काम यही होता है कि काम को टाइमली और स्पीडली कराना विद अ ग्रेट क्वालिटी, ठीक है। अगला क्या है, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या कहता है बच्चा, कि कोई भी काम, अगर मशीनरी काम कर रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप, तो मशीनरी खराब होनी ही है, तो कौन बनवा के देगा वो सारा काम, रिपेयर बॉस। द रोल फोकसेस ऑन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस रखना, उनकी सर्विसिंग कराना, ये सब किस में होगा, रिपेयर बॉस में, ठीक है। टू मिनिमाइज डाउन टाइम, ठीक है, इसका क्या है, क्विकली एड्रेसिंग मैकेनिक, कोई भी फेलियर हो तुरंत उसको ट्रैक कर लेना, उसको तुरंत देखना, कोई मशीनरी नई लानी हो, ठीक है, ये सब काम कौन देखेगा, रिपेयर बॉस। अगला क्या है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मैंने क्या बताया बच्चा, क्वालिटी, क्वालिटी, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, क्वालिटी, ठीक है, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं। इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी, प्रोडक्ट एक जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स हमने बना के रखे हैं, जो हमारा कंपनी में रेपुटेशन है, उस क्वालिटी, उस अच्छा चीज, अच्छा मटेरियल, अच्छा वेट का, अच्छे प्योर है, इम्प्योर है, ये सब चीजों कौन देगा, इंस्पेक्टर। एज ए इंस्पेक्टर का नाम ही क्या है, इंस्पेक्टर क्या चेक करता है, हर चीजों की। पुलिस हो गया, इंस्पेक्टर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, क्वालिटी चेक, कि हाँ सब चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं, कोई मिलावट तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गए हमारे फंक्शनल फोरमैन, ठीक है। अगला क्या है, देखिए अगला, पहला क्या हमने पढ़ा, फंक्शनल फोरमैनशिप। अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अगला टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी काम आप सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कि विरासत एकेडमी आपके लिए क्या लेके आया है, कि सारी नोट्स आपने तो बहुत क्रक्स में, बहुत आपकी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसमें उसको पढ़ना, लास्ट टाइम में 2 महीने में रिवीजन करना, तो एक तरीके से पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, फटाफट पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, बट उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई, मैंने आपके लिए क्या किया, नोट्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। नोट्स को सिंप्लीफाई मतलब जो अननेसेसरी चीज है, अननेसेसरी क्वेश्चंस रहेंगे, अननेसेसरी चीजें रहेंगी जो आपको पढ़ना जरूरी रहेगा, उसको हटा के सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज सिंप्लीफाई कर देना, जिससे हमारा टाइम बचे, कॉस्ट बचे। ये सब क्या आता है सिंप्लीफिकेशन में, कोई भी ऐसा काम जिसको हम एलिमिनेट कर सकें, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या हुआ, कि स्टैंडर्ड सिंप्लीफाई तो किया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपने स्टैंडर्ड, जो हमने एक मानक बना के रखा है, एक जिससे कंपेयर करेंगे, उसको उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड की शेप साइज क्या रहेगा, वो स्टैंडर्ड बनाना, और चीजों को वेस्ट वेस्ट जो वेस्ट तरीका है, जिससे हम जो काम करने का तरीका जो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हटाना, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम करने में आप पैकिंग कर रहे हो, आप 3-4 लेयर पैकिंग कर रहे हो, तो एक पैकेजिंग ऐसी होगी जिसको आप हटा सकते हो, जिसका कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रहा हो, तो उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में चीजें हैं, ठीक। अगला क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है, देयर इज अ वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। ऐसे सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने का एक कोई बेस्ट तरीका होगा, हर काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है, तो मेथड स्टडी यही कहता है कि हर काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और हमको वही अप्लाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि हम लोग काम करने का बेस्ट मेथड देखेंगे और उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी लेके आएंगे। अगला क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब कि कोई भी काम आप कर रहे हो, तो काम करते समय आपकी जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आपको बोला मैं कि आप जाओ ये पानी लेके आओ, आप गए किचन में, किचन में आप आप सीधा जा सकते थे, आप घूम के गए, घूम के आने के बाद नॉर्मल आप ग्लास में से लेके आ रहे हो पानी, कि या धीरे से ऐसे खोल रहे हो, आरओ उठा रहे हो फिर लेके आ रहे हो, या फिर उसमें घूमते टहलते धीरे धीरे आ रहे हो। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि आप सीधा जा सकते थे, आपने घूम के गए, ठीक है, आप अननेसेसरी चीजें, आरओ आप डायरेक्ट बॉटल से पलट सकते थे, आप आरओ ऑन किया और आरओ ऑन करने के बाद पानी लेके आए। तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी मोशंस हैं, चलने
जो काम करते टाइम उसको एलिमिनेट करना, वो कौन बताता है बच्चा? मोशन स्टडी बताता है, ठीक है। फोकसेज ऑन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी रहे। अगला क्या है? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है कि कोई भी काम करने का क्या टाइम लग रहा है, आप कितने टाइम फ्रेम में, कितने टाइम में आप वो काम कर ले रहे हो, ठीक है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क, कितना वो काम करने में कितना टाइम लगता है और आप कितने टाइम में कर रहे हो, ठीक है। कौन बताता है? टाइम स्टडी। अगला क्या है? फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब क्या होता है कि आप एक काम करने में कितना थक रहे हो, एक एम्प्लॉय कितना थक रहा है, ठीक है, वो कितना रेस्ट ले रहा है, कितना रेस्ट इंटरवल, क्या क्या याद करना है? एक एम्प्लॉय कितना थक रहा है, और जब थक रहा है तो कितना रेस्ट ले रहा है, ठीक है, कितने देर पे रेस्ट ले रहा है, ठीक। पहला क्या? कितने देर पे रेस्ट ले रहा है, हर 5 घंटे मान लो रेस्ट लेता है, कितने देर का? आधे घंटे का रेस्ट ले रहा है। तो आपको फटीग स्टडी में ये देखना है, एक एम्प्लॉय अगर लगातार काम कर रहा है तो कितने देर बाद थक जा रहा है, और कितने देर बाद थक रहा है तो कितना देर रेस्ट कर रहा है, उसका रेस्ट पीरियड क्या है। दो चीजें आपको याद रखनी है। तो किसकी स्टडी है? फटीग स्टडी। डिटरमाइन रेस्ट इंटरवल्स टू मेंटेन वर्कर स्टैमिना एंड एफिशिएंसी, ठीक है, कि उनके वर्कर्स की स्टैमिना की कितना वो थक रहे हैं और कितना रेस्ट उनको देना है, ताकि वो बिना थके काम करते रहे, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती रहे। ये क्या बताता है बच्चा? फटीग स्टडी। अगला क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी काम है तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लाया गया? डिफरेंशियल वी सिस्टम। एब्डब्ल्यू टेलर साहब ने कहा ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स के वर्कर होते हैं, एक एफिशिएंट, एक इनएफिशिएंट, मतलब जो सही से काम नहीं करते। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम क्या करेगा कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितने ज्यादा पीसेस का प्रोडक्शन करोगे, उस हिसाब से आपको सैलरी या उस हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे आप एक पीस बनाने का प्राइस है 10 रुपए, आपने 50 बनाया, 50 पीस बनाया तो आपको 500 मिलेंगे। और वहीं एक एम्प्लॉय है, उन्होंने 60 बनाया तो उसको कितना मिलेगा? 600। तो यही कहा कि अगर इससे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उसी उन्होंने इसे बोला कि इससे एक इफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट में आप डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन एफिशिएंट वर्कर है आपका और कौन इनएफिशिएंट वर्कर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या इसे पता चल जाएगा कि इससे मोटिवेशन भी आएगा कि मुझे ज्यादा काम करना है ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सके, ठीक है। ये होता है डिफरेंशियल पीस सिस्टम। लिंक वेजेस टू प्रोडक्टिविटी टू मोटिवेट वर्कर्स एंड डिस्टिंग्विश एफिशिएंट वन, कि प्रोडक्टिविटी को पैसे से जोड़ देना, काम करने को पैसे से जोड़ देना, और उसमें से जो एफिशिएंट वर्कर और एफिशिएंट वर्कर्स में डिस्टिंग्विश आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगला क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। ये भी एक टेक्निक जो हार्मनी, आप जो प्रिंसिपल में आप लोगों ने मैं बताया किसमें था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में था। वो वही है मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। क्या लिखा है? फोकसेस ऑन कोऑपरेशन रेदर देन कंपटीशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट काम जो प्लान्स बनाते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? वो मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। वो मैनेजर्स होते हैं जो चीजें टॉप लेवल पे होते हैं। और वर्कर्स क्या होते हैं कि वो जो काम करते हैं, जैसे कि आप एज अ कंपनी में सोचो तो वर्कर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, उसको क्या, उसकी क्या डिमांड होगी? ज्यादा से ज्यादा सैलरी, कम काम करना पड़े। मैनेजर चाहेगा कि ज्यादा हम कम सैलरी दें, ज्यादा काम कराएं। तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन में। बट हमें क्या एक मेंटल रिवोल्यूशन लेके आना है कि ऑर्गेनाइजेशन में चीजें सेफली, ऑर्गेनाइजेशन में चीजें क्या हो? कोऑपरेशन हो। मैनेजमेंट सोचे कि हाँ ये हमारे ही वर्कर हैं, और वर्कर ये सोचे ये हमारी ही कंपनी है। एक दूसरे के प्रति मेंटल रिवोल्यूशन लेके आना, ठीक है। ठीक, ये हमारे सारे वो कंप्लीट हो गए। फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल्स थे हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फ्यूल के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हम लोगों ने इस क्लास में। चारों प्रिंसिपल में सबसे पहला क्या था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। अगला क्या था हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्निक्स पढ़े कि टेलर साहब ने क्या क्या टेक्निक्स दी। टेलर साहब ने 8 टेक्निक्स दी। 8 टेक्निक में भी फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 डिपार्टमेंट बांट के दिया, प्लानिंग का और प्रोडक्शन का। प्लानिंग का हमने निमोनिक क्या बताया? डर्ट मतलब गंदा, ऐसा DIRT सर्जी, और इसका सर्जी
प्लानिंग में क्या बनाया, सर जी, जैसे आप मुझे सर बोलोगे तो मैं सर ना बोल के सर जी बोल दो तो मुझे भी अच्छा लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, तो सर जी मतलब स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस, वो आपको याद कर लेना है कि ठीक है। अगला और उसके बाद और क्या है, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन। ये था हमारा FW टेलर का मैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक, अब और दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि कौन सा टॉप लेवल के अप्रोच का था, मैनेजमेंट अप्रोच का, वो हेनरी फ्योल का था। कौन सा इसमें था हमारा साइंटिफिकली और ग्रास रूट लेवल के लिए था, वो FW टेलर साहब का, क्योंकि ये माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, चलो ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। ठीक है, हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल तो पढ़ डाले हैं फ्योल के। देखिए अब ये MCQ है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो MCQ हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। डेली आपके लिए हम लोग एक एक क्लास, एक एक चैप्टर्स की लेके आएंगे, और उसके बाद हर चैप्टर का रिवीजन, हर चैप्टर का मॉक, हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लाइन से सब चीजें करेंगे। आप लाइन से पढ़ाई से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। विरासत एकेडमी की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार।